Hello and welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 10th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी. वेल, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट करना हमेशा से ही मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा क्वेस्ट रहा है. नाउ द रीज़न बीइंग, सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी जनरेट होती है इट्स अ वेरी लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी. अलॉन्ग विद दिस, जो प्रोसीजर जिसके थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेट की जाती है ये विद टाइम बहुत ज़्यादा सेफ़ हो चुका है. सो प्रोसीजर इज़ वेरी सेफ़. एंड अगर हम इस एनर्जी की एफिशिएंसी की बात करें सो इट इज़ इवन मोर देन 100%. येस, इवन मोर देन 100% एफिशिएंसी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की. वेल, इसे लेकर न्यूज़ ये आई है कि यूनाइटेड किंगडम में दे आर साइंटिस्ट हु हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी. तो बेसिकली इंग्लैंड में जॉइंट यूरोपियन टॉरस JET फैसिलिटी विच इज़ नियर ऑक्सफोर्ड, वहाँ के साइंटिस्ट ने एक माइलस्टोन अचीव किया है. दे हैव जनरेटेड 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट दिसंबर के महीने में दे जनरेटेड 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी. नाउ ये माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि 1997 में रिकॉर्ड बनाया गया था, दैट वाज द अर्लियर माइलस्टोन. लेकिन 2021 में दिसंबर मंथ में जॉइंट यूरोपियन टॉरस में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी प्रोड्यूस की गई, विच वॉज इवन मोर देन डबल ऑफ वॉट दैट वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1997. ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई, जिस मशीन में इसे प्रोड्यूस किया गया, इट इज़ कॉल्ड एज टोकामैक. ये बेसिकली एक डोनेट शेप्ड अपरेटस है. एंड अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कि टेक्निकली 100% से भी ज़्यादा है ना, इसको इस तरह से देखिए. न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए अगर मुझे 1 किलोग्राम फ्यूल चाहिए तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ अराउंड 10 million times more than the energy which is produced by 1 kg of coal or 1 kg of oil or 1 kg of gas. इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी 1 kg फ्यूल ले लूँ और 1 kg कोल ले लूँ या फिर ऑयल या फिर गैस ले लूँ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस अराउंड 10 million times of energy what your 1 kg coal, oil or gas could have produced. नाउ अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन क्या है इसे समझते हैं. वेल, न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. और ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये जो डिके होता है, ये नेचुरली भी हो सकता है. इट कुड बी अ रेडियो एक्टिव डिके जिससे जो एटम है वो स्प्लिट हो गया, या फिर इसे लैब्स के अंदर स्टिमुलेट करवाया जा सकता है जब इस एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया जाए, तो उस बॉम्बार्डमेंट की वजह से भी ये जो एटम्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं. ना जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, अगर हम उनका कंबाइंड मास निकालें तो वो हमेशा लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल एटम. बेसिकली जितना मास मिसिंग होता है इट कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियर एनर्जी. तो अभी तक हमारे जितने भी कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें एक एटम को स्प्लिट करवाकर दो डॉटर न्यूक्लियाइज क्रिएट करवाए जाते हैं और इस दौरान जो मिसिंग मास होता है दैट जनरेट्स द एनर्जी. और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को समझें तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ फिजन. फ्यूजन में जो दो न्यूक्लियाइज होते हैं इनको कंबाइन करके एक हेवियर एटम बनाया जाता है. सो दिस इज़ ये सिमिलरली ये ही रिएक्शन हमें सन में, हमारे स्टार्स में देखने के लिए मिलता है. वहाँ से हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाइज मिलकर एक हेवियर वन बनाते हैं. एंड इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फॉर द न्यूक्लियाइज टू फ्यूज़.
और ये जो कंडीशंस हैं, सबसे बड़ी कंडीशन है इसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो न्यूक्लियाइज हैं ये कंबाइन होते हैं और तब जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ योर न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। एंड जो हाइड्रोजन बॉम्ब है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओनली। लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फ्यूजन, दैट इज़ बेस्ड ऑन फिजन। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन को अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझें, बिकॉज इस आर्टिकल में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाइज को फ्यूज़ किया जाएगा। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन्हें हीट किया जाता है, इन्हें हीट एनर्जी दी जाती है, जिसके बाद ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। एंड जैसे ही ये फ्यूजन होती है आफ्टर दैट हीलियम, न्यूट्रॉन एंड एनर्जी इज़ रिलीज। तो सीधा एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड। इसके अलावा जो एनर्जी है, जो न्यूट्रॉन है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू हीट अप अ वाटर। एक चैम्बर में आप वाटर रख दीजिए, वो उसको भी हीट कर देगा, वहाँ से स्टीम निकलती है एंड देन यू कैन इवन मूव द टर्बाइंस। तो बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड यही प्रोसेस हमारे आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो हाइड्रोजन है इसके आइसोटोप्स ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसे यूज़ किया जाता है, दे आर हीटेड। एंड जो जिस टेम्परेचर पे इसे हीट किया जाता है दैट इज़ 10 टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन। इतना ज़्यादा इसे हीटअप किया जाता है एंड इसे एक जगह पे रखने के लिए सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज जैसे जैसे ये स्पिन करता है इट फ्यूजेज एंड इट रिलीजेज ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इस न्यूज़ आर्टिकल में ITER इसे भी मेंशन किया गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ITER। So ITER is basically International Thermonuclear Experimental Reactor, and this ITER is basically the collaboration of 35 nations and इसे 1985 में लॉन्च किया गया था and it is located in France. Well, International Thermonuclear Experimental Reactor, इसका एम है टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामैक। दुनिया का सबसे बड़ा टोकामैक बनाने का एम है ITER का। वेल अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये देखा दैट टोकामैक इज़ बेसिकली दैट एक्सपेरिमेंटल मशीन जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किया जाता है और इस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। इस टोकामैक की जो वॉल्स हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो दे आर जस्ट लाइक अ कन्वेक्शनल पावर प्लांट। तो जो फ्यूजन होगा उससे जो हीट आएगी दैट विल बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड देन इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग दी टर्बाइंस एंड जनरेटर्स। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा टोकामैक अगर हम बनाएंगे तो इससे ये प्रूव होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी फिजिबिलिटी यहाँ से इंक्रीज़ होगी एंड ओवरऑल बिकॉज दिस इज़ अ कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी इसे हम प्रमोट कर सकते हैं। सो वी ऑलरेडी नो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो एनर्जी हम सन से हमें मिलती है दैट ऑल्सो कम्स थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओनली। एंड हमारा जो स्टार्स हैं सब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता है। सो ITER विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस जिसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं इन्हें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कनेक्ट किया जा सकता है एंड इसके साथ और टेक्नोलॉजीज़ और मटेरियल्स और चीज़ों को जोड़कर इसको कमर्शियल प्रोडक्शन पे भी यूज़ किया जा सकता है। वेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो ITER के मेंबर्स हैं इसके अंदर चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और US भी हैं। एंड देर इज़ ITER एग्रीमेंट ऑफ 2006 जिसके अंदर ये हमने जो ऊपर अभी 7 कंट्रीज़ को नेम किया, दे शेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड डीकमीशनिंग। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं दे शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दे ऑल्सो शेयर ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर यहाँ से जनरेट होता है, फैब्रिकेट होता है, तो उन सबको यहाँ पे शेयर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल कोस्टल वर्नेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। वेल इसके लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने स्टेट लेवल पे कोस्टल वर्नेबिलिटी असेसमेंट की एंड दे प्रिपेयर्ड एन एटलस जिसके अंदर तकरीबन 156 मैप्स हैं
एंड जो भी असेसमेंट हुई उससे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इंडिया के लिए कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया। नाउ ये जो कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स है इट इज़ वेरी यूज़फुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है इन टर्म्स ऑफ कोस्टल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमें किस तरह से अपनी रिजिलियंट को बिल्ड करना चाहिए, कोस्टल कम्युनिटीज़ कितनी प्रिपेयर्ड हैं, इसको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। नाउ इस कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स में स्टेट वाइज बताया गया, लाइक फॉर एग्जांपल गुजरात की जो 124 किलोमीटर की कोस्ट है, अगर इसकी वनरेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय 5.36%। सिमिलरली महाराष्ट्र के लिए 1.22%। ऐसे करके इंडिया की जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं उन सब के वनरेबिलिटी को असेस किया गया। नाउ इस इंडेक्स में और ये जो मैप्स प्रिपेयर किए गए हैं इसके अंदर जो कोस्टल रिस्क हैं उनको मेनली फ्यूचर में जो सी लेवल राइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड जियोग्राफिकल पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे इन कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया। इसके अंदर फिजिकल चेंजेस किस तरह से कितना चेंज टाइडल रेंज के टर्म्स में आ सकता है, वेव हाइट में कितना चेंज हो सकता है, कोस्टल स्लोप पे क्या इफेक्ट होगा, कोस्टल एलिवेशन, शोर लाइन चेंज रेट, जियोमॉर्फोलॉजी, हिस्टोरिकल रेट ऑफ सी लेवल चेंज, इन सब चीज़ों को यहाँ पे अकाउंट किया गया। तो फिजिकली हमारे पास कितना चेंज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ सी लेवल और इससे कितनी वनरेबिलिटी बनती है हर एक कोस्ट की, उसे यहाँ पे एग्जामिन किया गया। इसी के साथ साथ एक कोस्टल मल्टी हज़ार्ड वनरेबिलिटी मैपिंग भी की गई। इसके अंदर सी लेवल चेंज के साथ साथ शोर लाइन का जो चेंज है, कोस्टल एलिवेशन, टाइडल गॉजेस से कितना चेंज, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कितना चेंजेस आ सकते हैं, रिटर्न पीरियड कितना होगा, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे शो किया गया। यहाँ से एक बार इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद और इसे 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली and Earth System Science Organization New Delhi. This is basically an executive arm of Ministry of Earth Sciences. जितनी भी Ministry of Earth Sciences की policies हैं, programs हैं, they are prepared by Earth System Science Organization and ये उसी की एक यूनिट है। उसी के एक यूनिट का नाम है Indian National Center for Ocean Information Services. नाउ जैसा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है तो इट प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ओशंस। इसकी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो हमारी सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को दी जाती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो फॉलो की जाती है दैट इज़ ओशन ऑब्जर्वेशन। बहुत ही सस्टेन तरीके से ओशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारी जो रिसर्च यहाँ पे की जाती है दैट शोज़ किसी भी तरह की अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो उस सब को यहाँ पे स्टडी किया जाता है बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इसरो से है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साल 2022 के लिए अपने पहले लॉन्च के लिए तैयार है। सबसे पहले इसरो इस साल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 इसे ऑर्बिट में प्लेस करेगी बाय यूजिंग PSLV C52 एंड ये जो लॉन्च है ये February 14 को होने वाला है। एंड ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 का पहला लॉन्च होने वाला है इसरो से। एंड साथ ही में भी इसरो पहले भी न्यूज़ में था बिकॉज इनके न्यू चेयरमैन आए हैं S सोमनाथ एंड S सोमनाथ के अंडर ये फर्स्ट लॉन्च होने वाला है इसरो का। इसे लेकर इसरो ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो लॉन्च है ये 14 फरवरी को होगा एंड दिस विल बी लॉन्च्ड एट 5:59 AM एंड ये जो लॉन्चिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। So this Earth observation satellite, it weighs around 1170 kgs और इसे सन synchronous polar orbit के अंदर प्लेस किया जाएगा। Now as the name suggests, it's going to observe the Earth. तो इसके लिए ये बेसिकली एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर एक वेदर कंडीशन में ये हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं उन्हें प्रोड्यूस करें।
एंड इससे जो हमारे पास इमेजेस आएंगी वी कैन यूज़ इट इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, इन मैनेजिंग सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग। तो इन सब के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दिस एक और चीज़ याद रखिएगा, इस मिशन में दो स्मॉल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। दे विल बी लॉन्च्ड एज को पैसेंजर्स। एक स्टूडेंट सैटेलाइट है विच इज़ इंस्पायर सैटेलाइट 1। It is from the Indian Institute of Space Science and Technology in association with a Laboratory of Atmospheric and Space Physics at University of Colorado. तो इनकी ये जो स्टूडेंट सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा बोल्डर एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट विच इज़ INS-2TD, इसे भी इसरो से लॉन्च किया जाएगा। एंड February 13 को एक काउंटडाउन प्रोसेस शुरू हो जाएगा ऑफ 25 hours and 30 minutes। सुबह के 4:29 AM से जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा फॉर द लॉन्च ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल mRNA वैक्सीन्स के बारे में है। इंडिया में अपनी खुद की होम ग्रोन कोविड-19 की mRNA वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। एंड इस mRNA वैक्सीन को लेकर जो ह्यूमन ट्रायल्स के जो डाटा हैं उनको प्रेजेंट कर दिया गया है टू द अथॉरिटीज़, ताकि उस डाटा को इवैल्यूएट किया जा सके। सेफ्टी कैसी है, टॉलरेबिलिटी किस तरह से आ रही है, इम्यून रिएक्शन किस तरह से आया है ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर। तो इसकी इवैल्यूएशन के लिए जो डाटा है उसे सबमिट कर दिया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, ये जितने भी ह्यूमन ट्रायल्स किए गए हैं जिससे कि हमें इस वैक्सीन की सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, इन सब के बारे में पता चलेगा, दे आर कंडक्टेड इन हेल्दी सब्जेक्ट्स। ना ग्लोबली mRNA वैक्सीन्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से US और यूरोप में देखने के लिए मिल रही हैं, बिकॉज दे नीड एडवांस मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी फॉर दिस। बायोटेक्नोलॉजी की जहाँ पे एडवांसमेंट्स हैं वहाँ पे आपको mRNA वैक्सीन्स मिल रही हैं। एंड नाउ यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि इंडिया में भी mRNA की जो वैक्सीन है उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो mRNA वैक्सीन्स हैं दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड मच मोर क्विकली एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल जो हमारी ओल्डर वैक्सीन्स हैं उनकी कंपैरिजन में mRNA वैक्सीन्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी जल्दी होती है। ना ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या है, तो बेसिकली mRNA इज़ मैसेंजर RNA। तो mRNA इट वर्क्स बाय टीचिंग आवर सेल्स, ये हमारे जो सेल्स हैं उनको टीच करता है कि किस तरह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको रिकग्नाइज़ करना है। अगर हमारे सेल्स रिकग्नाइज करेंगे तभी वो है ना हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो दे बेसिकली टीच आवर सेल्स टू रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। एक सबसे बड़ी लिमिटेशन इस टेक्नोलॉजी की ये है कि जो mRNA वैक्सीन्स जो होती हैं इनको बहुत ही कोल्ड कंडीशंस में स्टोर किया जाता है। एंड इसीलिए फ्रीज़र्स के अंदर रख के इनको आपको स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो टेम्परेचर है, जो कंडीशंस हैं उनको कोल्ड मेंटेन करके रखना होता है। इसे लेकर भी क्वेश्चन हो रहा था कि क्या इंडिया में हमारे पास इतने फ्रीजर्स हैं, क्या स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के दौरान भी mRNA वैक्सीन को कोल्ड कंडीशंस मिल पाएंगी। तो इसे लेकर जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने क्लेम किया कि नॉर्मल फ्रीज़र के अंदर भी अगर ये वैक्सीन पड़ी है तो भी ये काम करेगी। ना mRNA वैक्सीन बेसिकली किस तरह काम करती हैं, ये हमारी बॉडी को ट्रिक कर देती हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम ऑफ वायरल प्रोटीन्स इटसेल्फ। ये खुद से ही कुछ वायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर देती हैं एंड दे ट्रिक आवर बॉडी बिकॉज ऑफ दैट। सो एज वी नो मैसेंजर RNA ये जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली DNA को इंस्ट्रक्शंस देता है, एक्शन में लेकर आता है। तो इट इज़ यूज एज अ टेम्पलेट टू बिल्ड प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही उसके अंदर कुछ इस तरह के वायरल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर देता है जिससे कि बॉडी को लगता है कि अरे ये डिजीज़ आ गई है, नाउ आई हैव टू एक्ट अगेंस्ट इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो mRNA वैक्सीन्स हैं इनको किस तरह से बनाया जाता है। बेसिकली साइंटिस्ट एक सिंथेटिक mRNA प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर जो वायरस जिस तरह से इन्फेक्शियस प्रोटीन्स बनाता है वो कैपेबिलिटी इस सिंथेटिक mRNA में डाली जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही ये mRNA हमारी ह्यूमन बॉडी में जाता है तो सेल्स इस mRNA की इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं एंड दे बिल्ड दैट वायरल प्रोटीन।
तो हमारी बॉडी के अंदर इस mRNA की वजह से जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं ना। ये जो प्रोटीन्स हैं ये सॉलिटरी होते हैं, ये मिलकर वायरस नहीं बनाते, दे आर जस्ट प्रोटीन्स ना। अब हमारा इम्यून सिस्टम जब इन वायरल प्रोटीन्स को देखता है तो बोलता है कि अरे वायरस आ गया है, इसका मतलब तभी ये वायरल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हैं, एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ डिफेंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट दोज प्रोटीन्स, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है ना। ये जो mRNA वैक्सीन्स होती हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली अगर हम पढ़ते भी हैं अपनी क्लासेस में, वी हैव टू पार्ट्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी बेसिकली होती है वो डिफेंस विच वी आर बॉर्न विद, है ना, जो पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। एंड देन वी हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो डिफेंसेस जो कि हम डेवलप करते हैं जैसे जैसे हम पैथोजेंस, जैसे जैसे हम इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आते हैं, उसको देखकर जो हम डिफेंस गैदर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जितने भी हमारी क्लासिकल वैक्सीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे यूजुअली वर्क ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम ओनली। एंड इनेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है विच इज़ एडजुवेंट। नाउ mRNA वैक्सीन्स जो हैं दे कैन ऑल्सो ट्रिगर इनेट इम्यून सिस्टम नाउ, बिकॉज जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लेयर डिफेंस की मिल जाती है। इसमें हमें कुछ अलग से एडजुवेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओनली बाय यूजिंग दीज mRNA वैक्सीन इट कैन ट्रिगर आवर इनेट इम्यून सिस्टम एज वेल। वेल, अगर इंडिया में हम वैक्सीन्स की बात करें तो अभी तक 6 वैक्सीन्स को अप्रूव कर दिया गया है। एंड लोकली सिर्फ 2 मेजर वैक्सीन्स हम देखते हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। एंड 99% इंडियंस को यही कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई गई है। एंड इस mRNA की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इवन जो जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं, इनको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी फंड किया हुआ है विद 125 करोड़। ना अभी तक के हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स ये स्टेट करते हैं कि अगर हम इंडिया की अडल्ट पॉपुलेशन देखें, दोज हु आर एलिजिबल फॉर वैक्सीन, तो 77% हमारी पॉपुलेशन की जो है वो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है। 95% जो एलिजिबल एडल्ट्स हैं उनको एटलीस्ट 1 कोविड-19 की डोज लग चुकी है। अगर हम अडोलेसेंट्स की बात करें, 15 to 18 ईयर्स कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे 65% ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है। एंड दोज हु हैव वैक्सीनेटेड, इनके अंदर 86% ऐसे हैं जिनको कोविशील्ड लगाई गई है एंड 14% हैव रिसीव्ड कोवैक्सीन। ये कुछ फिगर्स वैक्सीन को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना को दोबारा मेंशन किया गया। कुछ ही दिन पहले हमने प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, ये आज दोबारा न्यूज़ में है। दिस इज़ बेसिकली अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम एंड इसे लेकर मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्म किया कि जो बेनिफिशरीज़ हैं अंडर दिस मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ये जो गवर्नमेंट का टारगेट था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सीड किए हैं। हर बार अगर हम लास्ट 3 सालों से देखें तो हर साल जितना गवर्नमेंट का टारगेट था उससे इस टारगेट को हमेशा इन्होंने ओवर अचीव किया है। प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना, इसे दिसंबर 31, 2016 में अनाउंस किया गया था बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें बेसिकली 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। वो सब विमेन दोज हु आर हैविंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो उनको 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट दिया जाता है। दिस इज़ मेनली टू कंपनसेट जो उनका वेज लॉस होता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, और ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल सके प्रेगनेंसी के दौरान। इस चीज़ को इंश्योर करते हुए फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जो स्कीम है, इट इज़ ओनली फॉर दोज विमेन हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, जो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम नहीं करते और किसी और लॉ के अंदर दे आर नॉट रिसीविंग सच बेनिफिट। एंड अलॉन्ग विद दिस, प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना को अगर हम जननी सुरक्षा योजना के साथ इसे क्लब करें तो जननी सुरक्षा योजना के अंदर 1,000 रुपीज़ मिलते हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल बर्थ। अगर एक इंस्टीट्यूट में जो बर्थ होता है तो उसके लिए 1,000 रुपीज़ दिए जाते हैं सो दैट वी कैन प्रमोट इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स इन इंडिया।
देयरफॉर इन दोनों को मिलाकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड जननी सुरक्षा योजना को मिलाकर कुल 6,000 रुपीज़ का मेटरनिटी बेनिफिट जो है वो विमेन को मिलता है। नाउ रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रही बिकॉज अब इसको सेकेंड चाइल्ड तक एक्सटेंड करने की बात की गई कि इस स्कीम को सेकेंड चाइल्ड के लिए भी लेकर आया जाए अगर सेकेंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है। ये स्टेटमेंट आई थी पार्लियामेंट से कि ना वी विल एक्सटेंड दिस टू सेकेंड चाइल्ड, अगर सेकेंड चाइल्ड एक गर्ल चाइल्ड है तब भी यही बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड इसको लेकर ये न्यूज़ आई थी कि यूनिवर्सलाइज करना चाहिए, सेकेंड चाइल्ड को इंक्लूड करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, क्योंकि इससे कंट्री के अंदर जेंडर सिलेक्शन जो है, सेक्स सिलेक्शन इनकरेज हो सकता है। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो। I will see you in my next one. Thanks for watching.